गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निक मैक टेक पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग मटेरियल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस बच्चों के लिए, जो कि आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उस उन सभी के लिए दोस्तों ये जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मटेरियल साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसकी मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुका हूँ। एक तो आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनको मैंने अच्छी तरीके से बताया था और आपको समझाया भी था। क्या समझाया था? एक तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था अभी जो रिसेंटली पढ़ रहे हैं वो तो हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हीट ट्रीटमेंट। और सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी रिसेंटली हम लोग हीट ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ अभी तक। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप देखना चाहते हो, तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सब्जेक्ट की, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है किसका? हीट ट्रीटमेंट का। लास्ट वीडियो में हम लोग एनीलिंग के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि एनीलिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनीलिंग से और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एनीलिंग को, जितना भी इसमें रह गया है। उसके बाद नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग ये सब चीज़ बच जाएंगी, उसको मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो देखिए, आज का सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग। अब स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग हम लोग कब करते हैं? दोस्तों आपको पता है, जब भी हम किसी भी क्या बोलते हैं उसको, मेटल है ना, किसी भी मेटल के ऊपर वर्क कर रहे हैं या फिर आप उसको बोल सकते हो स्पेसिमेन, किसी भी स्पेसिमेन के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई सी भी प्रोसेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस तो आती हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस आती है ना, जिसको हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। तो उसी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, टू रिमूव रेजिडुअल इंटरनल स्ट्रेस। क्या कर रहे हैं हम लोग दोस्तों? इसमें रिमूव कर रहे हैं क्या चीज़? रेजिडुअल इंटरनल स्ट्रेस को। अब ये रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होती है दोस्तों? स्ट्रेस डेवलप्ड विदाउट अप्लाइड लोड, यानी कि अप्लाइड लोड हम नहीं, लोड को अप्लाई नहीं कर रहे हैं और उसके बिना ही हमारी स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है, उनको हम लोग रेजिडुअल इंटरनल स्ट्रेस बोलते हैं। अब रीज़न बताता हूँ मैं भाई, कि भाई स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग का रीज़न क्या है, हम लोग क्यों करते हैं? देखो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग फॉर्मिंग, जब फॉर्मिंग होती है, फॉर्मिंग का मतलब क्या है? कोई भी शेप वगैरह जब वो ले रहा होता है ना, हमारा जो स्पेसिमेन है, जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो कोई शेप हो रही होगी, फॉर्मिंग हो रही है उसकी दोस्तों। तो जब प्लास्टिक की फॉर्मिंग हो रही है दोस्तों, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग करते हैं और इसलिए हम लोग करते हैं मशीनिंग में और ग्राइंडिंग में, यहाँ पर सब हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो हमारी शेप भी चेंज हो सकती है ना? मशीनिंग के वक़्त भी दोस्तों जब इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव हमें करना ही है, तो इसीलिए जब ये हम लोग ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग करते हैं। और दोस्तों जब हम नॉन यूनिफ़ॉर्म कूलिंग करते हैं, है ना? किसकी? वेल्डिंग की और कास्टिंग की। तो वहाँ पर भी दोस्तों स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, तो उसको कम करने के लिए हम लोग स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग करते हैं। इसी तरीके से ड्यूरिंग फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन, देखो फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको याद होगा? ग्रेन की ग्रोथ हो रही थी ना? क्या हो रही थी दोस्तों? ग्रेन की ग्रोथ और ग्रेन जो हो रहे थे अपने, या फिर आपको मैंने बताया था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में मैंने बताया था, जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस की ग्रोथ होती है ना, तो वही पार्ट लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या-क्या बताया था मैंने आपको? एक तो न्यूक्लियस बताया था और न्यूक्लियस की ग्रोथ, दोनों जब होते हैं ना, तो वही हमारा क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। जब फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा, तब भी हम लोग स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है? ये सिंपल सी बात थी, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसीलिए मैंने अभी आपको नॉर्मल से हिंट दे दी। अब हम बात करते हैं, जब हमने
रीज़न जान लिया भाई स्ट्रेस रिलीफ एनालिंग होती क्या है, उसके रीज़न भी जान लिए। अब हम देखते हैं रिज़ल्ट क्या होंगे रेज़िडुअल स्ट्रेस के। देखो, रेज़िडुअल स्ट्रेस के सबसे पहला हम लोग यहाँ से देखते हैं, भाई डिस्टॉर्शन ऑफ शेप ऑफ कंपोनेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्टॉर्शन हो जाएगा, किसमें? कंपोनेंट की जो शेप है उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि मान लो हमारे पास ये वेल्डेड जॉइंट है ना? ये हमने कंपोनेंट ले ली ये, अब हमने इस पे कुछ इस प्रकार का ये क्या कर दिया? वेल्डेड जॉइंट कर दिया। जब आप देखोगे थोड़ी देर बाद, आप जब इस पे अंदर से खुद से स्ट्रेसेस लगेंगी दोस्तों, है ना? और हम इसको क्या करा रहे हैं? नॉन यूनिफ़ॉर्म फोल्ड करा रहे हैं ना, फोल्ड करा रहे हैं। दोस्तों देखो, ये जो वेल्ड होगा आपका नॉन यूनिफ़ॉर्म फोल्ड वेल्ड, कुछ इस तरीके से आपको कंपोनेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों इस तरीके से कुछ कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। पहले वेल्ड ऐसा था, है ना? फिर हमको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये जो हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिजल्ट ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेसेस। ठीक है? क्या हो रहा है? डिस्टॉर्शन हो जा रहा है दोस्तों। अब ये होता कैसे है? हीटेड बिलो AC1 और A1, यानी कि लो क्रिटिकल टेम्परेचर की। कहाँ पे होता है दोस्तों? लो क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले। अब AC1 और A1 क्या होता है? ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। ये होता है आपका AC1, कल मैंने लास्ट वीडियो में समझा भी था आपको, और ये होता है AC2। ठीक है? ये सिंपल सा होते हैं। वही चीज़ मैंने बस यहाँ पर आपके लिए लिख दी है। तो एनीलिंग ही चल रहा है। तो इसमें हम लोग जो टेम्परेचर लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस से कम, या फिर 700 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हैं हम लोग ना। देखो, हीटिंग की अगर हम बात करें, हीटिंग का जो रिजल्ट होगा किसमें आएगा? सीमेंटाइट पार्टिकल्स में आएगा। और सीमेंटाइट पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो कन्वर्ट करते हैं किसमें? इस पेरियोड्स में। ठीक है? कार्बन की स्टील की परसेंटेज हम लोग कितनी लेते हैं दोस्तों? 680 से 700 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग लेते हैं कार्बन। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करें, हमारे पास है इस पेरियोडाइजिंग एनीलिंग। ये तो आपको समझ आ गई होगी जो मैंने अभी पीछे बताया। रेसिडुअल स्ट्रेसेस क्या होते हैं ना, किस तरीके से लगते हैं, किस तरीके से डिस्टॉर्शन होता है कंपोनेंट के अंदर, टेम्परेचर हम लोग क्या लेते हैं, है ना? कार्बन स्टील की परसेंटेज कितने लेते हैं टेम्परेचर में। चलिए, अब हम हमारी इस पेरियोडाइजिंग एनीलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन जान लेते हैं हम लोग, इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों। देखो, ग्लेबु ग्लोबुलर है ना, स्पेरोइडल फॉर्म ऑफ कार्बाइड। कार्बाइड आपको पता है, Fe3C हमारी जो कार्बाइड बन रही थी, है ना? तो उसकी स्फेरिकल फॉर्म, और मैट्रिक्स ऑफ फेराइड। इसमें स्फेरिकल फॉर्म किसमें? स्पेरोइडल फॉर्म ऑफ कार्बाइड, कार्बाइड की किसमें? मैट्रिक्स ऑफ फेराइड और ग्लोबुलर। ये इसका फंक्शन होता है दोस्तों। अब ये करता क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये इम्प्रूव करता है क्या? डक्टिलिटी और मशीनिबिलिटी। मशीनिबिलिटी और डक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। और यही चीज़ हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? डक्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और अपनी मशीनिबिलिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और सॉफ्टनेस भी ला रहे हैं। ये 3-4 चीज़ें तो हम लोग कर रहे हैं इसमें, मटेरियल साइंस के अंदर। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप भूलना नहीं है आपको। ये ज़रूर आपको याद रखना है और इसको लिख कर आना है। ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं सूटेबल की बात करूँ भाई, स्पेरोडाइजिंग एनीलिंग कहाँ पर सूटेबल रहती है? ये हाई कार्बन स्टील जो होती हैं और एलॉय स्टील होती है, इनके लिए सूटेबल रहती है। हाई कार्बन स्टील हमको कहाँ मिलती है? हाइपर यूटेक्टेड पॉइंट पे मिलती है। ठीक है? हाइपर यूटेक्टेड पॉइंट पे मिलती है हमको। और हाइपर यूटेक्टेड पॉइंट क्या होता है? ये मैं आपको पहले से ही समझा चुका हूँ। चलिए, हीटिंग इज़ डन बिटवीन AC1 और A1, और ये इसी को हम लो क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो AC1 और A1, है ना? इनकी क्या हो रही है? हीटिंग हम लोग इससे नीचे करते हैं ना। अल्टरनेट हीटिंग देखो ये होती है। ये आपको दिखाई दे रहा है ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं स्पोलराइजिंग एनीलिंग। इधर आपको देखने को मिलेगा इस साइड जो है ना, ये हमारी जो नॉर्मलाइजिंग वाली होती है, नॉर्मलाइजिंग वाली और प्रोसेस एनीलिंग हमको इस साइड देखने को मिलती है। जबकि अगर हम बात करें स्पोलराइजिंग की, वो राइट साइड को देखने को मिलती है। तो यहीं पर आपको क्या मिलता है? A1 पॉइंट मिलता है। तो यही चीज़ है। भाई, अल्टरनेट हीटिंग अबव एंड बिलो AC1, बिलो AC1, है ना? अल्टरनेट हीटिंग हम लोग कर रहे हैं। बट होल्डिंग की अगर हम बात करें, या फिर सोकिंग की बात करें, तीन ही चीज़ हम लोग करते हैं। सोकिंग की अगर हम बात करें, वो कहाँ पर की जाती है बेटो? AC1 से भी नीचे हम लोग सोकिंग करते हैं। क्योंकि इसी के देखो नीचे ही हमें मिल रहा है।
ये हमारा लो क्रिटिकल टेम्परेचर है, लो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, यही तो लो क्रिटिकल टेम्परेचर बताया जा रहा है, और इसके नीचे हम लोग हीट कर रहे हैं। और हीट किस में कर रहे हैं दोस्तों, कूल्ड रीजन में ही तो कर रहे हैं, हम नीचे ही कर रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। और देखिए, फाइनर द परलाइट मोर विल बी द स्पेरिडाइजेशन, जितना ज़्यादा परलाइट फाइनाइट होगा तो उतना ही हमारा स्पेरिडाइजेशन देखने को मिलेगा। सिंपल ये डायग्राम बना सकते हो आप लोग, इधर आपको कार्बन की परसेंटेज दिखानी है और यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखाना है। तो कल की जो वीडियो मैंने आपको बताई थी उसमें इस डायग्राम को और अच्छी तरीके से समझाया था मैंने। तो ये सिंपल सी बातें हैं, आपको याद रखना है स्पेरिडाइजिंग में, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को मिलता है आपके लिए। अब देखिए, सोकिंग टाइम कितना रहता है दोस्तों इसका, 8 आवर्स का रहता है। क्या रहता है दोस्तों, सोकिंग टाइम 8 आवर्स का रहता है। आपको मैंने देखो हीट ट्रीटमेंट 3 ही चीज़ बताई थी। एक तो हम लोग हीट करते हैं सिंपल, फिर हम लोग क्या करते हैं होल्ड, या फिर जिसको हम लोग सोक भी बोल देते हैं, ठीक है? और फिर हम लोग क्या करते हैं कूल करते हैं। ये तीन ही जो चीज़ करते हैं, तो इसीलिए सोकिंग टाइम कितना 8 आवर्स का रहता है इसमें। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेरिडाइज्ड स्टील की बात कर रहे हैं, ट्रू इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना? स्पेरिडाइज्ड स्टील की ट्रू इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? इसके अंदर ग्रेन्स जो रहते हैं, किस तरीके से देखो स्पेरिडाइजिंग होती है, देखिए, उससे रिजल्ट क्या मिलता है? मान लो हमारे पास ये है ना? ये है हमारे पास। अब इस मेटल के आपको इसमें आपको देखने को मिलेगी, ये आपको ब्लू लाइन से देखने को मिलेगी, ये क्या है? Fe3C, है ना? आयरन कार्बाइड हमको देखने को मिले हैं, आयरन कार्बाइड के क्या है? पार्टिकल्स हैं, और ये भी क्या है हमारे आयरन कार्बाइड के पार्टिकल्स, ये वाला पार्टिकल ऐसे, ये पार्टिकल ऐसे, ये पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इन पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं है दोस्तों। क्या है? गैप नहीं है। जब हम इसका स्पेरिडाइजिंग कराएँगे दोस्तों, तो उसमें क्या होगा हमारा, ये गैप, अब देखो ये पार्टिकल्स तो अलग-अलग हो जाएँगे। इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा आपको? गैप देखने को मिलेगा। ये किस वजह से होता है दोस्तों? स्पेरिडाइजिंग की वजह से होता है। और इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मशीनिंग जो होती है ना, मशीनेबिलिटी उसकी इम्प्रूव हो जाती है। तो आपको पता है, जहाँ पर ठोस चीज़ है, जहाँ पर बिल्कुल गैप नहीं है, वहाँ पर हम लोग अपनी मशीनिंग करेंगे, काटेंगे, तो आसानी से नहीं काट पाएँगे। लेकिन जब स्पेरिडाइजिंग हमने कर ली, तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो दूर-दूर हो गए, थोड़ा-थोड़ा गैप बन गया, तब हम ईज़िली काट सकते हैं उसको। जहाँ गैप होगा वहाँ से हम लोग आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है? मशीनेबिलिटी को बढ़ा रहा है, इम्प्रूव कर रहा है दोस्तों। चलो, अब हम नेक्स्ट, हमारी जो एनेलिंग है वो है डिफ्यूज़न एनेलिंग। डिफ्यूज़न एनेलिंग को समझिए दोस्तों। इसमें आपको होमोजेनेशन एनेलिंग बोलते हैं, इसको हम लोग होमोजेनेशन एनेलिंग भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है? इन स्टील थ्रूआउट द कंपोनेंट, कंसंट्रेशन ऑफ एलॉय कंटेंट मे बी डिफरेंट। इसमें दोस्तों क्या बोला जा रहा है, जो स्टील में अलग, देखो हम अलग से क्या मिला रहे हैं, एलॉय कंटेंट मिला रहे हैं, तो वो अलग-अलग भी हो सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेग्रीगेशन पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बता दोगे? भाई, जो एलॉय कंटेंट होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है सेग्रीगेशन के केस में, सेग्रीगेशन में। और इट इज़ आल्सो पॉसिबल विद ग्रेन ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के ग्रेन्स की वजह से भी ये पॉसिबल हो सकता है, जिसको हम लोग माइक्रो सेग्रीगेशन बोलते हैं। अगर कंपोनेंट की लेवल पे हम लोग उसको चेक कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या आएगा? मैक्रो और माइक्रो। तो कंप ग्रेन्स की लेवल पे चेक करें दोस्तों, मतलब ग्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ग्रेन्स ही तो होती है, छोटे-छोटे होते हैं। अब उस लेवल पे हम लोग अगर चेक कर रहे हैं, है ना? उस लेवल पे हम लोग डिवीज़न करा रहे हैं, तो हम लोग किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं? माइक्रो सेग्रीगेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो माइक्रो सेग्रीगेशन आ गया तो क्या करोगे आप? इट इज़ पॉसिबल विद ग्रेन कंपोनेंट, ठीक है? यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टू रिमूव दिस सेग्रीगेशन, अब इस सेग्रीगेशन को हमें रिमूव करना है, या फिर माइक्रो सेग्रीगेशन है इसको रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? वो देखिए, रिमूव करने के लिए हम लोग करेंगे टेम्परेचर, 1100 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को हम लोग हीट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? हीट जो हमारा हीट ट्रीटमेंट होगा दोस्तों, टेम्परेचर पे हमने हीट कर लिया, भाई ये हमारा सेग्रीगेशन आ गया दोस्तों। सेग्रीगेशन और माइक्रो सेग्रीगेशन आ गया, ठीक है? जब माइक्रो सेग्रीगेशन और सेग्रीगेशन आ गया, तो हमने इस पे क्या किया? टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर है, इस पे हमने क्या किया? इसको हीट किया। जब हीट करेंगे, तो जो हमारे कोर्स ग्रेन होंगे ना, बड़े-बड़े ग्रेन, कोर्स का मतलब क्या है? बड़े-बड़े ग्रेन्स जो आपको देखने को मिलेंगे,
है ना? सो देयर इज अ नीड ऑफ रिफाइनमेंट। तो बड़े-बड़े गेन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो हमको उसकी नीड पड़ेगी रिफाइनमेंट करने की, छोटे-छोटे करने के लिए। सो नॉर्मलाइजिंग और फुल एनेलिंग इज़ डन। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग और फुल एनेलिंग करते हैं, ताकि जो बड़े-बड़े गेन्स आएँ उनको हम छोटे-छोटे कर सकें। डिफ्यूजन एनेलिंग इज़ डन ऑन इनगोट्स और स्ट्रिप्स। ये अपने आप में एक मेटल होता है, मटेरियल ही होता है एक तरीके से, है ना? तो मेटल होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंगोट्स, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूजन एनेलिंग करते हैं इंगोट्स और स्ट्रिप के ऊपर। तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हम लोग डिफ्यूजन एनेलिंग करते हैं, किसके ऊपर करते हैं? इंगोट्स के ऊपर और स्ट्रिप्स के ऊपर हम लोग डिफ्यूजन एनेलिंग करते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इजीली। नेक्स्ट देखिए, डिफ्यूजन प्रोवाइड्स होमोजेनेशन ऑफ केमिकल। डिफ्यूजन क्या प्रोवाइड करता है हमको? होमोजेनेशन ऑफ केमिकल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आयरन और एंड कार्बाइड डिफ्यूज इनटू ईच अदर। आयरन और आयरन के जो कार्बाइड होते हैं आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है? इनका सोकिंग टाइम भी अगर हम बात करें तो 10 से लेके 20 आवर्स तक रहता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सोकिंग टाइम क्या रहता है डिफ्यूजन का? और ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी को। ये पॉइंट देखो यहाँ पर भी आ गया। तो हीट ट्रीटमेंट में हम लोग कर ही ये रहे हैं भैया, डक्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और सॉफ्टनेस थोड़ी बहुत ला रहे हैं। यही तो काम कर रहे हैं। तो ये था आपका डिफ्यूज एनेलिंग के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल एनेलिंग। देखो आइसोथर्मल में आपको समझ आ रहा होगा, कहीं न कहीं टेम्परेचर से रिलेटेबल है। तो ये क्या है? इसको हम लोग सॉफ्टनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आइसोथर्मल एनेलिंग को हम? सॉफ्टनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। अब समझिए इसका पर्पस क्या रहता है? सबसे बड़ी बात हमको आइसोथर्मल एनेलिंग में उसका पर्पस पता चल जाए तो मज़ा आ जाए दोस्तों। देखिए, पर्पस देखिए क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ स्टील फॉर मशीनिबिलिटी ऑपरेशंस। यानी जितने भी मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए हम लोग स्टील को क्या करते हैं? सॉफ्ट करते हैं, सॉफ्टनिंग करते हैं। उसको हम लोग आइसोथर्मल एनेलिंग बोलते हैं। आइसोथर्मल क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग मेटल को हीट ही तो कर रहे हैं दोस्तों। जब मेटल को हीट कर रहे हैं तो उसको सॉफ्ट सॉफ्ट वो हो जाएगा थोड़ा-सा, तो उसमें जितनी भी मशीनिंग ऑपरेशंस हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, हीट कर रहे हैं हम लोग AC3 से ऊपर। अब AC3 मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, उसी डायग्राम से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि AC3 क्या कौन-सा टेम्परेचर होता है। जैसे हम फुल एनेलिंग करते हैं ना, उसी तरीके से AC3 से ऊपर यानी कि जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उससे ऊपर हम लोग टेम्परेचर लेके क्या करते हैं, फुल एनेलिंग कराते हैं, उसको हीट करते हैं। फिर अबव AC3 हाइपो यूटेक्टेड स्टील मिलती है और अबव AC1 हाइपर यूटेक्टेड स्टील मिलती है हमको। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ हाइपो यूटेक्टेड स्टील क्या होती है और हाइपर यूटेक्टेड स्टील क्या होती है। जिसने शुरू से स्टार्टिंग से वीडियोज़ देखी होंगी सारी, तो उसको आसानी से समझ आ रहा होगा ये क्या होता है। इसको हम लोग बोलते क्या हैं दोस्तों जब? इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टेनाइजिंग। सिंपल, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑस्टेनाइजिंग में आप लोग बता दोगे भैया, जब हम हीट करते हैं, किसको हीट करते हैं? स्टील को हम लोग हीट करते हैं आइसोथर्मल एनेलिंग के अंदर अबव AC3 टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइपर यूटेक्टेड। और अबव AC1 टेम्परेचर उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइपर यूटेक्टेड स्टील बोल रहे हैं। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टेनाइजिंग बोलते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? रैपिड कूल कराते हैं। रैपिड कूल क्विंचिंग, जैसे हम लोग क्विंचिंग कर रहे थे ना, तो उसी तरीके से हम लोग रैपिड कूल कराते हैं। रैपिड कूल कराएँगे AC1 से नीचे 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर लेते हैं बिलो AC1, ठीक है? जैसे क्विंचिंग में होता है एक तरीके क्विंचिंग ही है ना? क्रिटिकल कूलिंग हम लोग बोल सकते हैं। आइसोथर्मल होल्डिंग इज़ इन पर्टलाइट रेंज, है ना? जो परलाइट रेंज होती है दोस्तों, उसमें हम लोग आइसोथर्मल होल्डिंग करते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग? आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसका? ऑस्टेनाइट का, है ना? डिकम्पोज़ कर देते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? ये हम इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? दोस्तों हमने क्या कर लिया, देखो इसमें ध्यान से देखिए आप, हमने पहले तो हीट कर लिया, है ना? हीट हो गया, फिर हमने क्या कर दिया? कूल कर लिया। अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? वो देख लीजिए। होल्ड भी किया, हीट भी किया, कूल भी किया। इससे हमें फ़ायदा मिला, वही हमारी जो मशीनेबिलिटी है वो अच्छी होगी, गुड होगी। कैसे होगी? गुड हो गई।
और फ्री कूलिंग फर्नेस में या फिर एयर में या कुछ वगैरह में हम लोग कर सकते हैं। केस हार्डनिंग कंपोनेंट आर सब्जेक्टेड टू दिस एनीलिंग, ठीक है। आइसोथर्मल होल्डिंग टाइम कितना रहता है दोस्तों, 1 से लेके 2 आवर्स तक रहता है आइसोथर्मल होल्डिंग टाइम। ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर कितना रहता है दोस्तों, 750 से लेके 88 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऐसे आइसोथर्मल होल्डिंग जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है दोस्तों, 600 डिग्री सेल्सियस से लेके 700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और टाइम हमारा 1 से 2 घंटे तक हमें लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइसोथर्मल एनीलिंग को यहीं से समझ लीजिए। देखो ये है, देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने क्या लिया, टाइम लिया है, यहाँ मैंने क्या लिया, टेम्परेचर लिया है। अब देखिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये सबसे पहली वाली लाइन, ये AC3 टेम्परेचर है, इससे ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, हाइपो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हाइपो मिल रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइजिंग बोलते हैं। सिंपल, मैंने क्या बोला, वही AC3 जो टेम्परेचर है हमारा, AC3 टेम्परेचर से ऊपर हम लोग जब जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हाइपो मिल रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्टेनाइजिंग बोल रहे हैं। फिर यहीं से हम लोग ने क्या कराई, क्रिटिकल कूलिंग कराई, है ना, क्रिटिकल कूलिंग कराई नीचे की तरफ ये, फिर हमने क्या कर दी, फ्री कूलिंग करा दी इस साइड। बस सिंपल, कूलिंग तो कराई हमने, पहले हमने हीट किया, है ना, कहाँ तक हीट किया, जो AC जो टेम्परेचर है इससे ऊपर तक हमने हीट किया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सोक किया या फिर होल्ड करके रखे। फिर हमने क्या किया दोस्तों, क्रिटिकल कूलिंग करा दी, उसको स्टेप कूलिंग में करा दिया ना, स्टेप कूलिंग बोलो या क्रिटिकल कूलिंग बोलो, फिर यहाँ पर फ्री कूलिंग होगी आपकी। सिंपल, तीनों चीज हमने कर ली हीट ट्रीटमेंट में। इसी तरीके से दोस्तों और देखोगे, देखो इसको हम लोग स्टेप एनीलिंग तो बोले ना, स्टेप में हो रही है यहाँ, फिर ये तो स्टेप एनीलिंग होती है, आपको पता है। अब अगर हमने क्या लिया, जो AC3 जो हमारा टेम्परेचर है इससे नीचे हमने होल्ड किया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइपर बोल रहे हैं। और हाइपो में आपको याद रखना है, AC3 जो टेम्परेचर था इससे ऊपर हम लोग जब होल्ड करते हैं तब हमको हाइपो देखने को मिलता है, और AC3 टेम्परेचर रहता है इससे नीचे हम लोग जब होल्ड कर रहे हैं इसको हम लोग हाइपर बोल रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, हीट किया, और कहाँ तक हीट किया, AC जो टेम्परेचर हमारा AC1, यहाँ से ऊपर हमने हीट किया थोड़ा सा, और फिर हमने होल्ड किया, फिर हमने क्या किया, स्टेप कूलिंग करा दी इसके नीचे। सिंपल। तो आई होप आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जो पॉइंट मैंने आपके लिए पीछे लिखे थे अब आपको समझ आ गए होंगे मैंने किस तरीके से लिखे थे, मैंने यहीं से लिखे थे दोस्तों। अब एक चीज आप लोग नोट डाल के लिख सकते हो, जो रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग होती है इसी को हम लोग प्रोसेस एनीलिंग बोलते हैं। और इस पे ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टेम्परेचर होता है रिक्रिस्टलाइजिंग, है ना, रिक्रिस्टलाइजिंग एनीलिंग का, वो लेस देन होता है किसका, टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस एनीलिंग का। सिंपल, ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अभी क्या है, हमारा जो एनीलिंग का पार्ट था, हमारा मटेरियल साइंस के अंदर जो एनीलिंग का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्डनिंग के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।